हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। आज हम फार्माकोलॉजी सीरीज़ चालू करने वाले हैं और हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बीटा ब्लॉकर्स। गाइस, बीटा ब्लॉकर्स सेकेंड ईयर MBBS एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 20 मार्क्स में या तो अल्टरनेट ईयर या तो हर साल पूछता है, नहीं तो 5 मार्क्स में तो पूछता ही पूछता है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 3 तरह के बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से मेनली 2 के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है बीटा 1 रिसेप्टर, एक होता है बीटा 2 रिसेप्टर, एक होता है बीटा 3। अभी जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली हार्ट और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बीटा 2 रिसेप्टर्स है ये स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स और लीवर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये करवाती क्या क्या है। अब जैसे ये बीटा रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 रिसेप्टर जो कि हार्ट में प्रेजेंट है, ये सारी कार्डियक प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाते हैं। जैसे कि ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो बीटा 1 रिसेप्टर सारी हार्ट प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है। किडनी में क्या करवाएगा बीटा 1 रिसेप्टर्स? रेनिन का रिलीज करवाएगा, रेनिन के रिलीज को बढ़ाएगा। बीटा 2 रिसेप्टर्स जैसे कि स्मूथ मसल्स का क्या करवाता है? रिलैक्सेशन करवाता है। रिलैक्सेशन करवाता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करवाता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है। और लीवर में लाइपोलाइसिस करवाता है। मेनली तो आपको बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं और बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, इनकी लोकेशन पता होना चाहिए। और मेनली किडनी और हार्ट में क्या क्या करवाते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बीटा ब्लॉकर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गाइस, बीटा ब्लॉकर्स को हम 3 जनरेशन के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। इसमें प्रोपेनॉल, सोटालॉल, टाइमोलॉल, पिंडोलॉल ये 4 आते हैं। आपको इसके नाम याद होने ही चाहिए, ठीक है। क्या क्या? प्रोपेनॉल, टाइमोलॉल, सोटालॉल, पिंडोलॉल। अभी जो नॉन सेलेक्टिव है ये जितना काम बीटा 1 पे करेगा उतना ही काम ये बीटा 2 पे करेगा, उतना ही काम ये बीटा 3 पे करेगा, ठीक है। और जो सेकेंड जनरेशन है जिसको हम बीटा 1 सेलेक्टिव बोलते हैं, फिर कार्डियो सेलेक्टिव बोलते हैं। इसमें नाम ही कार्डियो आ रहा है, कार्डियो सेलेक्टिव। तो ये मेनली बीटा 2 पे, बीटा 2 नहीं, ये मेनली बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करेगा, ठीक है। मेनली बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करेगा, देन बीटा 2 एंड बीटा 3, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में तो इनके पास ये जो इनके पास ना अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब ये वेजो डायलेटिंग प्रॉपर्टी भी करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं, ठीक है। इसमें भी नॉन सेलेक्टिव और कार्डियो सेलेक्टिव के बेस में बांटा गया है। नॉन सेलेक्टिव में आता है हमारा लाबेटालॉल, ठीक है, और कार्डियो सेलेक्टिव में आता है हमारा कार्वेडिलॉल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तब हम बात करते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेस की, कि हम कहाँ कहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये टेबल तो याद ही होनी चाहिए। नॉन सेलेक्टिव में प्रोपेनॉल, टाइमोलॉल, सोटालॉल, पिंडोलॉल, ये बीटा 1 पे जितना काम करेंगे उतना ही बीटा 2 पे करेंगे, उतना ही बीटा 3 पे करेंगे। मतलब ये हार्ट रेट को भी बढ़ाए, हार्ट रेट को कम करेंगे, ठीक है। और स्मूथ मसल काम करेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है। और जैसे सेकंड जनरेशन हो गए, ये कार्डियो सेलेक्टिव्स होते हैं मेनली, तो मेनली हार्ट की प्रॉपर्टीज जितनी भी बढ़ रही थी उन सबको कम करवाएगा, ठीक है। तब हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं।
ठीक है, मतलब ये बीटा ब्लॉकर्स क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फार्मेकोलॉजी सबसे पहले हम प्रोपेनॉल लेंगे। प्रोपेनॉल प्रोटोटाइप ड्रग होता है। क्या होता है ये? प्रोटोटाइप ड्रग होता है। अब इसी के बिहाफ में हम सारी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे, ठीक है। तो हमको मेनली 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि ये सीवीएस में क्या क्या करता है, पहला। दूसरा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या करेगा। तीसरा, ये स्केलेटल मसल्स में क्या करेगा। चौथा, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या क्या होंगे इसके। और पांचवा, ये आई पे क्या करेगा, ठीक है। तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, वो सारी कार्डियक प्रॉपर्टीज़ को कम करते हैं, ठीक है, डिप्रेस करते हैं, ठीक है। सारी कार्डियक प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्ट रेट को कम करेगा, कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, नोडल एक्टिविटीज़ को कम करेगा, इन चारों चीज़ों को कम करेगा, ठीक है। और ब्लड वेसल्स का क्या करवाएगा। ब्लड वेसल्स में जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, तो बीपी कम हो जाएगी। वेजो डायलेशन करवा देगा उनका, ठीक है, तो बीपी कम हो जाएगी। ब्लड वेसल्स में क्या करवा रहा है ये, वेजो डायलेशन करवा रहा है, वेजो डायलेशन करवा रहा है। वेजो डायलेशन करवा रहा है तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, जिनके में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उसमें क्या करेगा ये, बीपी को कम कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ये किडनी से वो भी रिलीज़ करवाएगा, उसके रिलीज़ को कम करवाएगा, रेनिन के रिलीज़ को कम करवाएगा। किडनी से रेनिन के रिलीज़ को कम करवाएगा। तो ये काम होते हैं सीवीएस में। आरएस में क्या क्या काम होते हैं। आरएस में अब देखो, अब जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करवाते हैं, वो मसल को रिलैक्स करवाने की कोशिश करते हैं। अब अगर तुमने बीटा ब्लॉकर्स ही दे दिए तो बीटा 2 रिसेप्टर्स तो ब्लॉक हो गए। बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो मसल्स रिलैक्स ही नहीं कर पाएगी, वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगी, तो सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म करवाती है। सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म करवाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म करवाती है। अब देखो, अब जैसे सीओपीडी और अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है। अब सीओपीडी और अस्थमा में एयरवे नैरो हो जाता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो उनको तो सांस लेने में और दिक्कत हो रही है। हमको क्या करना है, हमको उसकी मसल को रिलैक्स करवाना है ताकि जो वो पैसेज है वो थोड़ा चौड़ा हो और सांस लेने में आसानी हो। मगर बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर्स वो क्या करवाते हैं, मसल को रिलैक्स करवाते हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स अपना काम तो कर रहा है, मसल रिलैक्स करवा रहा है, मगर तुमने साथ में अब क्या दे दिया, बीटा ब्लॉकर्स दे दिए, तब रिलैक्सेशन तो करवाएगा ही नहीं, वो और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो एयरवे और नैरो हो जाएगी, एयरवे और ज़्यादा नैरो हो जाएगी, ठीक है, तो और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बीटा ब्लॉकर्स मेनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं अस्थमा और सीओपीडी में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्केलेटल मसल्स में क्या करते हैं ये, स्केलेटल मसल्स में स्केलेटल मसल की वीकनेस और टायर्डनेस करवाते हैं ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है, और उसमें जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ना, उसको भी ब्लॉक करते हैं। जो स्केलेटल मसल्स में एक तो इसको थकाएंगी, ठीक है,
और मसल वीकनेस करवाएंगे, मसल वीकनेस करवाएंगे। स्ट्रेस इंड्यूस्ड ट्रेमर्स को भी ये कम करते हैं। किसको? स्ट्रेस इंड्यूस्ड ट्रेमर्स को भी ये कम करती है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं और एचडीएल और एलडीएल को कम करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा सिम्टम्स हमको कहाँ पे दिखते हैं? वार्निंग सिम्टम्स को मास्क कर लेते हैं किसके पेशेंट्स में? हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट्स में। हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट्स में उसके वार्निंग सिम्टम्स को मास्क कर लेते हैं। और आईपी क्या काम करते हैं? आईपी ये ना एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिसके कारण इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए हम इसको मेनली ग्लाइकोमा में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, उसके प्रोडक्शन को कम करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी कम हो जाता है। एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देंगे और जिसके कारण इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए इसको हम बीटा ब्लॉकर्स को मेनली ग्लाउकोमा में भी इस्तेमाल करते हैं। ग्लाउकोमा का एक अलग से सेपरेट लेक्चर आएगा। ठीक है, तो ये थे इसके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं प्रोपेनोलॉल की फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो प्रोपेनॉल एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और जीआई से वेल एब्सॉर्ब्ड होता है। ठीक है, बायोअवेबिलिटी कम होती है, लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, जीआई से वेल एब्सॉर्ब्ड होता है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है। ये एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है। जिसके कारण इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट्स की। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जहाँ जहाँ हमने उसके यूजेस पढ़े हैं वहीं पर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीवीएस में क्या क्या होगा? सीवीएस में अब ये देखो, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में हम उसको दे रहे थे। अब मान लो किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में अगर हमने उसको ज़्यादा दे दिया, ठीक है, तो बीपी नॉर्मल करने की जगह वो बीपी को और कम कर देगा, तो हाइपोटेंशन भी करवा सकता है। लॉन्ग टर्म में हाइपोटेंशन करवा सकता है। हार्ट रेट को बढ़ाता था, उसको कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे तो हार्ट रेट को और कम करवा देगा, तो ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है। ठीक है, और प्रिंजीमेटल एंजाइना को एक्सरबेट कर सकता है। तो ये दो तीन चीज़ें, मतलब मेनली तो ब्रेडिकार्डिया और
हाइपोटेंशन भी करवा सकता है लॉन्ग टर्म यूसेज में, ठीक है, नॉर्मल करने की जगह और कम कर देगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये COPD एंड अस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटर रहते हैं, ठीक है। CNS में क्या करवाएगा ये? CNS में स्लीप, नींद आएगी, और डिस्टर्बेंस, हेलुसिनेशंस ये सब करवाएगा। और मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में क्या कहेंगे? अब वहाँ पे क्या कर रहा था? वहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कर रहा था, तो वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया को वो कर रहा था, मास्क कर रहा था। तो यहाँ पे मतलब डिले कर रहा था ना एक प्रकार से, वार्निंग सिम्टम्स जल्दी आ ही नहीं पा रहे थे, तो हमको पता ही नहीं चल पा रहा था भाई हाइपोग्लाइसीमिया है, तब ये रिकवरी करवाएगा, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या हो जाएगा कि भाई वो चीज़ तो नहीं करा पा रहा ना, तो हमको अच्छी नहीं लग रही थी, तो भाई उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो जाएगा। रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया, recovery from hypoglycemia is delayed by बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। हमको पता ही नहीं चलने दे रहा भाई ये कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, हमको ट्रीटमेंट करवाना पता ही नहीं चलने दे रहा। और मसल वीकनेस और टायर्डनेस क्यों क्यों होती है? मसल वीकनेस एंड टायर्डनेस ये क्यों क्यों होती है? क्योंकि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जा रहा है ना, ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये मेनली आपको एडवर्स इफेक्ट्स लिख कर आने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, 1 2 3 4 5, ये 5 लिख कर आना है। थेराप्यूटिक यूज़ को भी आपको इसी तरह समझाना है, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज में लिख दोगे, आपके ऐसे 2-3 पेज भर जाएंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में लिपिड सॉल्युबल वेल एब्सॉर्ब, और ये वाली लाइन तो लिख कर आनी है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इसको तो एकदम अच्छे से पूरे एक पेज में चार्ट बनाकर आना है, और बीटा रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो अब हमको बस अब एक लास्ट चीज़ पढ़नी है, ये क्या पढ़नी है कि इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या है, थेराप्यूटिक यूज़ क्या क्या है। अब देखो थेराप्यूटिक यूज़, अब हार्ट रेट बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, मतलब हम हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, सारी कार्डियक प्रॉपर्टीज़ को कम करते थे, ठीक है। तो सारी कार्डियक प्रॉपर्टीज़ को कम कर रहे थे, तो जो एंजाइना और एमआई में होता है, एंजाइना के प्रोफाइलेक्सिस में हम दे सकते हैं और एमआई में दे सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, वो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? हार्ट रेट को कम करके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आर्टेरियल प्रेशर, इन तीनों को कम करके मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं, जिसके कारण एक्सरसाइज टॉलरेंस और एंजाइनल एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो एंजाइना, प्रोफाइलेक्सिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डियक अरिथमियाज में यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक अरिथमियाज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितनी भी हार्ट प्रॉपर्टीज़ हैं हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फियो क्रोमा
साइटोमा में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोमा में मैंने आपको बताया वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ग्लाइकोमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत जगह बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स होते हैं, इसको हम लगभग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था गाइस, बीटा ब्लॉकर्स यही है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्लासीफाई बीटा ब्लॉकर्स एंड डिस्कस थेरेप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोपेनॉल, तो सबसे पहले तो आपको उसको बताना है कि बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। फिर बीटा रिसेप्टर्स ये वाला फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको सीधा ये वाला ड्रग्स बना देना है, ठीक है। और उसमें ये चारों ड्रग्स के नाम लिखना है पड़ेंगे। और थर्ड वाले में आप ये भी लिख सकते हो कि इसके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ में वेसो डायलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इनके पास। ये जो थर्ड जनरेशन वाले होते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो होते हैं, साथ में इनके पास वेसो डायलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं, ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों पे काम करते हैं। मतलब ये तीनों को ही अगर जो चीज़ बढ़ रही है तो उसको कम करेंगे। कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं सेकंड जनरेशन, ये मेनली कार्डियक प्रॉपर्टीज़ को ही कम कराते हैं, जैसे कि हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है, कार्डियक अरिथमिया के एपिसोड्स अगर बढ़ रहे हैं तो उन सबको कम करवाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर बढ़ रही है उसको कम करवाएगा, कार्डियक आउटपुट को कम करवाएगा, ये सब काम होते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम करते हैं वो। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स लिखना है आपको, प्रोटोटाइप ड्रग हमारा प्रोपेनॉल होता है, ये बताना है, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट को आप बाद में बताना, लास्ट में। एडवर्स इफेक्ट के पहले उसका थेरेप्यूटिक यूज़ बता देना कि इसको हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, एमआई में यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक अरिथमिया में यूज़ कर सकते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, फियोक्रोमासाइटोमा में यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज में यूज़ कर सकते हैं, और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो और फिर एडवर्स इफेक्ट बताना है कि सीवीएस में अगर ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे, ज़्यादा दिनों तक यूज़ करेंगे तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन करा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीओपीडी और अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहता है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। सीएनएस में स्लीप, हेलुसिनेशन या डिस्टर्बेंस कराएगा, ये सब काम होते हैं। तो गाइस यही था बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। से मैंने फार्माकोलॉजी सीरीज़ चालू कर दी है, इसके भी आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी तो मैंने पढ़ना चालू कर दी है। गाइस अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमपीएमएसयू सेकेंड ईयर फाइनल एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसी चैनल पे कवर करवाऊँगा। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको एनिमेशन के थ्रू थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करता हूँ। तो गाइस बने रहिए मेरे चैनल पे।